हेलो बच्चों पार्टीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहाँ पे लर्निंग होगी फन के साथ आपकी अपनी बायोमेंटर ऋतु चौहान के साथ। सो आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। नीट 2024 की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। तो हम पढ़ रहे थे हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर, जिसमें अभी तक हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, राइट। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कि भाई गैसेस जो है वो ब्लड के अंदर कैसे ट्रैवल कर पाती है एल्वेलाई से टिश्यू तक। ठीक है, तो चलो हमारा आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में बेसिकली आपको पता ही है कि हम हमारी सबसे जो दो फेवरेट गैसेस हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे। एक है आपकी ऑक्सीजन और दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आया समझ में? अगर मैं सबसे पहले हम ना एक एक करके समझेंगे। पहले हम समझेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड देन वी विल स्विच ऑन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो है आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। आया समझ में? ऑक्सीजन जो है वो दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है बेसिकली। देखो, दोनों गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो मीडियम है वो है हमारा ब्लड, खून, है ना। हमारे ब्लड में जाती है, लेकिन ब्लड में ऐसा क्या है जिससे वो दे आर ट्रांसपोर्टिंग, राइट। कैसे वो जा रही है ब्लड में? तो ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो दो तरीके से जाता है। हमारा जो ऑक्सीजन है वो दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। एक होता है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके। वो क्या करता है? हीमोग्लोबिन से दोस्ती करता है, ठीक है, और उसके साथ ट्रैवल करता है। और दूसरा तरीका क्या है कि प्लाज्मा में डिसॉल्व। हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी, है ना। हमने पढ़ा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक फैक्टर जो अफेक्ट करता है दैट इज योर क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी, राइट। कि हमने पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो गैसेस क्या होती है? वो ब्लड में डिसॉल्व होती है। अब ब्लड में किस में डिसॉल्व होंगी? ब्लड में आपके पास प्लाज्मा है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं। तो ये कहाँ डिसॉल्व होती है? डिसॉल्व इन प्लाज्मा, है ना। तो डिसॉल्व इन प्लाज्मा। आया समझ में? दो तरीके से ये ट्रैवल कर रही है, एक हीमोग्लोबिन के साथ, दूसरा प्लाज्मा में डिसॉल्व होके। आपके पास 100% ऑक्सीजन है तो 100% में से आपकी जो 97% ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होके जाएगी, और बची हुई जो 3% है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है। आया समझ में? इट विल डिसॉल्व इन योर प्लाज्मा। आया समझ में? अब अगर हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, है ना। हमने प्रोटीन के देखो, हीमोग्लोबिन बेसिकली प्रोटीनेशियस पार्ट है, राइट। इसके पास जो देखो हीमोग्लोबिन के पास जो चेन होती है, हम पहले लिख ही लेते हैं ना। देखो, हीमोग्लोबिन के पास बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक होता है इसके पास हीम, है ना, और ग्लोबुलिन। ठीक है, हीम के पास, हीम वाला जो पार्ट है उसमें आयरन ग्रुप होता है। एंड ग्लोबुलिन पार्ट में क्या होता है? आपकी दो अल्फा और दो बीटा चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, मींस ये अमीनो एसिड की चेन होती है, ठीक है। ग्लोबुलिन चेन में वी हैव अमीनो एसिड, इसलिए हम बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीनेशियस पार्ट, प्रोटीन वाला पार्ट है। आया समझ में? ऑक्सीजन इन दोनों में से हीमोग्लोबिन के हीम वाले पार्ट में अटैच होता है। कैसे होता है? देखो, आप ना ये समझो कि हीमोग्लोबिन जो है ना वो एक बस है, ठीक है। इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसा? हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़े हैं बायोमोलिक्यूल्स में, अगर आपने पढ़े होंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो इसका कौन सा स्ट्रक्चर होता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब मैं अगर एक रैंडम स्ट्रक्चर बनाऊं हीमोग्लोबिन का, तो देखो आपका जो हीमोग्लोबिन है बेसिकली उसका ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। दो अल्फा और दो बीटा चेन हो गई।
ये हीमोग्लोबिन का आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया, इसके पास 2 अल्फा और 2 बीटा चेन है। आया समझ में? अब इन सारी ये जो 4 ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स है, इनके ऊपर होता है हीम ग्रुप। इनके ऊपर क्या होता है? हीम ग्रुप। हीम ग्रुप का मतलब है आपका यहाँ पे आयरन है। क्या है? आयरन। तो एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन ग्रुप अटैच होते हैं। आ रहा है समझ में? एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन अटैच होते हैं, और हर एक आयरन से क्या अटैच हो जाता है? आपका ऑक्सीजन। क्या आया समझ में? कि एक आयरन से आपका क्या अटैच हो रहा है? ऑक्सीजन। आ रहा है समझ में? तो एक ऑक्सीजन देखो, आपका ऑक्सीजन है वो एक एक आयरन के साथ बाइंड करेगा। एक ऑक्सीजन यहाँ आके बाइंड कर जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ बाइंड कर जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ एंड यहाँ पे, और फिर ये क्या करेगा? इसके ऊपर बैठ के और जाएगा टिश्यू के पास। आया समझ में? क्या हो रहा है कि आपका जो एक हीमोग्लोबिन है उसके पास देखो, हीमोग्लोबिन एक ऐसी बस है जिसके पास 4 सीट है, ठीक है, और चारों सीट में इस बस का रूल है कि वो एक सीट पे एक सवारी को बिठाएगा। तो टोटल 4 सीट है, तो मतलब सिर्फ 4 सवारियां बैठेंगी, उसके अलावा पांचवी को वो नहीं बिठाएगा। आ रहा है समझ में? ये वो हमारी सिटी बस नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ प्राइवेट बस, जिसमें जितनी सीट है उतने ही बंदे या उतनी सवारी बैठेगी। कोई ऐसा नहीं कि कोई लटक के जा रहा है, कोई दरवाजे पर टंग के जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो जितनी जगह है उतने ही लोग बैठेंगे। तो आपके पास कितनी खाली सीट है? 4 सीट है, और 4 सीट में मतलब 4 ऑक्सीजन आ सकते हैं। तो हम क्लियरली, हमारी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है क्या, कि एक हीमोग्लोबिन क्या करता है? 1 हीमोग्लोबिन कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आया समझ में? यहाँ लिखती हूँ मैं, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर रहा है? 4। 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को। सपोज अगर वो आपसे ये पूछे कि कितने एटम हैं, तो आपको पता ही है कितने एटम हो जाएंगे, 4 टू ज़ा 8 एटम। ठीक है, एक ऑक्सीजन के पास 2 है, तो 4 के पास 8 हो जाएंगे। क्लियर? आया समझ में? क्या समझ में आया कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को ले जाएगा, उससे ज्यादा वो नहीं लेके जा सकता। तो उसका सैचुरेशन लेवल कितना है? 4 ऑक्सीजन। आया समझ में? अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो आपने इनहेल किया, ऑक्सीजन आपकी एल्वेलाई में गई, और जैसे एल्वेलाई से ब्लड में गई, तो सारी की सारी सीटें जो देखा नहीं है, जैसे बस रुकती है और सब धड़ 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 जनता है चढ़ने लगती है बस में, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम पे सिर्फ एक ऑक्सीजन बाइंड करेगा, जैसे ही वो एक बाइंड करेगा तो उसकी एफिनिटी बढ़ेगी, फिर उसको और वो ऑक्सीजन की जरूरत होगी, दूसरी सीट पे दूसरा ऑक्सीजन, तीसरी सीट पे तीसरा ऑक्सीजन, चौथी सीट पे चौथा ऑक्सीजन। क्लियर? आया समझ में? ठीक है, अब इसके आगे देखो, देखो ब्लड में था ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन बढ़िया घूम रहा था, हमने सांस ली, एल्वेलाई में गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसे ही एल्वेलाई से गई ब्लड में, उसने करी हीमोग्लोबिन के साथ दोस्ती, या हीमोग्लोबिन की गाड़ी में उसने सवारी करी। तो आप इसकी दोस्ती को हमने क्या नाम दिया? कार्बन। देखो, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो दोस्ती है उसे आप क्या नाम दोगे? उसे हम नाम देंगे HbO2, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये किससे बाइंड हो रहा है? आपके आयरन से, आयरन ग्रुप या हीम ग्रुप से। आया समझ में? आयरन हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर ऑक्सीजन क्या बना लेता है? HbO2। और ये क्या, और इसको क्या बोलते हैं आप? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आया समझ में? तो ये क्लियर है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक आपका हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को लेके जा रहा है? 4 ऑक्सीजन को, ये बात याद रखना। क्लियर? ये पूरा क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे आपके जो एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है ना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। आज हम उसे समझेंगे अच्छे से, एकदम बिल्कुल बिना, एकदम इजी वे में, बिल्कुल ऐसा कि आपको याद रह जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स नाउ मूव ऑन टू ग्राफ।
एक ही ग्राफ में मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, पहले तो मैं ग्राफ बनाती हूँ। ठीक है, दिस इज योर ग्राफ। इस तरफ आएगा ग्राफ, किस किस के बीच पे है? एक तो सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मतलब कितने ऑक्सीजन बाइंड कर रहे हैं हीमोग्लोबिन से, तो उसका सैचुरेशन परसेंटेज बढ़ते जाएगा, मैं अभी समझाऊंगी आपको। एंड इधर आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये कैसा ग्राफ बन गया? ठीक है, ये आपका हो गया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, पहली बात तो ये जो डायग्राम होता है, ये जो कर्व होता है, ये होता है सिग्मॉइड शेप। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अगर आपसे पूछा जाए कि उसका किस शेप में होता है, तो वो सिग्मॉइड शेप होता है। सिग्मॉइड शेप इसलिए, देखो स्ट्रेट लाइन अगर मैं बनाऊंगी तो दैट उसका मतलब क्या होता है कि ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, देयर इज नो एंड। लेकिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है, हीमोग्लोबिन के पास तो 4 ही सीट है, 4 से ज्यादा तो वो ऑक्सीजन को बिठा ही नहीं सकता। तो 4 मतलब आपने एक लिमिट लगा दी है, तो लिमिट जो हो जाएगी वहां पे 100% सैचुरेशन हो जाएगा। देखो, मैं अगर एक सेकंड, पहले मैं यहाँ पे अपन पहले मार्किंग कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, तो हमें अच्छे समझ में आएगा। 100% सैचुरेशन। मैं ये ना इसको मिटा देती हूँ, यहाँ हम लिख लेते हैं एक ही लाइन में परसेंटेज सैचुरेशन परसेंटेज। ठीक है, अब देखो, आपके हीमोग्लोबिन के पास क्या था? 4 सीटें थी। जब एक सीट भर जाएगी तो 25% सैचुरेशन, 4 में से एक भर गई तो 25 सैचुरेशन, 2 भरेंगी तो 50%, 3 तो 75%, और चारों की चारों जब फिल हो जाएंगी तो 100% सैचुरेशन हो जाएगा हीमोग्लोबिन का। आया समझ में? मतलब उससे ज्यादा अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बिठा ही नहीं सकता, उसके पास सीट ही नहीं है, कहाँ से बिठाएगा? आया समझ में? सीटें फुल हो चुकी है भाई हमारी। आया? तो देखो, तो यहाँ पे एक्चुअली होता ये है कि
देखो इस पूरे ग्राफ में ना दो चीज समझने की होती है। एक होता है आपका एसोसिएशन, दूसरा हो जाएगा आपका डिसोसिएशन। मतलब ये कि जब, क्योंकि देखो इस एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन मीन्स ये कि जब आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से साथ दोस्ती करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, Hb+O2 विल गिव HbO2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का एसोसिएशन। वो कब हो रहा है वो हमें समझना है। अब आपने जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया है वो जो है वो टूट के क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन। क्या बनाएगा वो, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की दोस्ती, और जब उनकी दोस्ती टूट जाएगी तो वो वापस से अलग हो जाएंगे। आया समझ में? तो ये दोनों चीजें हमें समझनी है। और ये दोनों चीजें कब होंगी, देखो जाहिर सी बात है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की दोस्ती करवानी है तो उसका सबसे पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा, दोस्ती वही होगी जहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा ज्यादा। और जहां पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वहां होगी उनकी दोस्ती। और जहां उनका पार्शियल प्रेशर कम होगा, मतलब ऑक्सीजन का, वहां हो जाएगी उनकी दोस्ती खत्म। मतलब वो दोनों अलग हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। आया समझ में? तो जब मुझे इन्हें मिलवाना है तो मैं इनको कहाँ मिलवाऊंगी, अब आप बताओ। हमने क्या पढ़ा था कि दो जगहों पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। दो जगहों पे होता है, एक होता है एल्वेलाई और ब्लड के बीच में, और दूसरा होता है आपका ब्लड और टिश्यू के बीच में। क्लियर? तो एल्वेलाई में और टिश्यू में मुझे बताओ कहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है, हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ा था कि एल्वेलाई में प्लस एल्वेलाई के पास वाला जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वहां पे आपका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, 95 mmHg हमने पढ़ा था। टिश्यू के पास वाले ब्लड वेसल में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है या जो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर होता है वो कम होता है, 40 mmHg। आया समझ में? तो टिश्यू के वहां होगा डिसोसिएशन और एल्वेलाई के यहाँ होगा इनका एसोसिएशन। तो इनकी दोस्ती होगी कहाँ, एल्वेलाई के पास। आया समझ में? और ये अपने अलग कहाँ हो जाएंगे, कहाँ पे होगा इनका डिसोसिएशन की दोस्ती खत्म, कहाँ होगी, टिश्यू के वहां पे। आया समझ में? ये दोनों चीजें क्लियर हैं कि जब पार्शियल प्रेशर ज्यादा, तो ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। आया समझ में? क्लियर है? अब देखो, क्योंकि देखो आपको क्या करना है, ब्लड पहुंचाना है। देखो बहुत सिंपल चीज है कि एल्वेलाई से ऑक्सीजन जाएगा ब्लड के पास, गया। जैसे ही वो एल्वेलाई से ब्लड में जाएगा, तो ब्लड में जैसे ही जाएगा तो सबसे पहले देखो एक ऑक्सीजन बाइंड कर गया, तो 25% सैचुरेशन कंप्लीट। फिर उसके बाद क्या होगा, 50% बाइंड कर जाएगा। जब वो 50% बाइंड कर जाएगा, मतलब दो बाइंड, 50% कंप्लीट। तो तीन तो 75% कंप्लीट, चार तो 100% सैचुरेशन कंप्लीट। एक हीमोग्लोबिन वाली जो आपकी बस है वो पूरी तरीके से पैक हो चुकी है, अब उसमें और कोई ऑक्सीजन नहीं आ सकता। आया समझ में? तो हमने एसोसिएशन करवा लिया। अब क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन आपके एक एक टिश्यू को चाहिए, क्यों चाहिए, सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए। तो ऑक्सीजन जब अब ब्लड से ट्रैवल करेगा, बाइंड हो गया, अब हीमोग्लोबिन से जब वो जुड़ गया, बस में बैठ गया, तो जहां जहां हीमोग्लोबिन जाएगा वहां वहां आपका ऑक्सीजन जाएगा। और जब उसका स्टॉप आ जाएगा वो उतर जाएगा। तो जैसे ही आपका जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पहुंच, हीमोग्लोबिन या आपका जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पहुंचेगी, आपकी गाड़ी आपके टिश्यू के पास। तो वहां क्या होगा, पार्शियल प्रेशर कम। जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो एक एक करके ऑक्सीजन एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे आपके ऑक्सीजन जो है वो आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन से अलग अलग होते जाएंगे, हीमोग्लोबिन से बेसिकली अलग होते जाएंगे और टूट जाएंगे, जिसमें हीमोग्लोबिन अलग और आपका ऑक्सीजन अलग। आया समझ में? अब टिश्यू के पास ये अलग हो जाएंगे। अलग क्यों होंगे, क्योंकि देखो ना टिश्यू क्या कर रहा है, आप टिश्यू को ऑक्सीजन दे रहे हो तो टिश्यू साथ में क्या देगा, ब्लड में डालेगा CO2। तो भाई हीमोग्लोबिन को CO2 को भी तो लेके जाना है, एक सवारी उतारेगा तो दूसरी लेके भी तो जाएगा। आया समझ में? वो तो हम जब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। आया समझ में? तो जब आपका O2 निकलेगा
एज पर रिक्वायरमेंट जितने आपके टिश्यू को जरूरत है वो उतने उतने ऑक्सीजन जो है ब्लड से आपके किस में जाते जाएंगे, टिश्यू में। तो देखो, अगर मैं ऊपर से नीचे आऊं तो यहाँ से यहाँ तक देखो 100% से 75% हो गया। दैट मीन्स क्या, इसका मतलब ये है कि 75% ऑक्सीजन तो ब्लड में ही रह गया, इसने कितना दे दिया टिश्यू को यहाँ पे 15%। आया समझ में, कितना दिया 15%। अब ये कितना हो गया 50%, मतलब 50% इसने अपने पास रखा, 50% उसने टिश्यू को दे दिया। अब मान लो ये हो गया 25%। अब क्या हो रहा है कि 25, पापा आवाज मत करो कुर्सी की। ये क्या हो गया 25%, मतलब क्या हुआ कि 100% में से 75% उसने टिश्यू को दे दिया और 25% उसने अपने ब्लड में रखा। आया समझ में। अब ये वाली चीज हम लास्ट में समझेंगे कि भाई कौन सी कंडीशन में ये ज्यादा ऑक्सीजन दे रहा है और कम ऑक्सीजन दे रहा है। इट इज ऑल एज पर योर रिक्वायरमेंट। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया एसोसिएशन डिसोसिएशन कैसे हो रहा है। अब हम इसमें समझेंगे राइट और लेफ्ट शिफ्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है वो वाली चीज हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है, देखो पहले तो हम बात करेंगे राइट शिफ्ट की। मतलब ये कि जब आपका ये जो ग्राफ है ये राइट साइड की तरफ मूव करेगा, तो ये कब करेगा, एक मिनट, अब ये कर गया भाई राइट साइड की तरफ मूव, हो गया राइट साइड की तरफ मूव। तो अब ये जो है वो राइट साइड की तरफ मूव कर क्यों रहा है, तो ये जो राइट शिफ्ट हो रहा है, पहले तो ये बताओ राइट शिफ्ट होता कहाँ है हमारा। तो आपका जो राइट शिफ्ट है बेसिकली वो कहाँ होगा, वो होगा आपके टिश्यू के अंदर, ठीक है। राइट में टी आ रहा है तो टी मतलब कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है टिश्यू के अंदर। अब आपको पता है कि राइट शिफ्ट कब होगा, सिंपल बात है कि कब हो रहा है। देखो जब सिंपल चीज अभी समझो कि कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है टिश्यू के अंदर। टिश्यू के अंदर हो रहा है तो भाई हमको पता है कि टिश्यू के अंदर क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है कम। तो राइट शिफ्ट कब होगा, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। क्लियर, CO2 का पार्शियल प्रेशर होगा ज्यादा। बेसिकली राइट शिफ्ट में हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन। राइट शिफ्ट किसको सपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को हीमोग्लोबिन से। आया समझ में। अब क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि भाई क्या हो गया कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, जो हमारा ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन की बस में बैठा था, वो आ चुका है टिश्यू के पास वाले ब्लड वेसल में। अब उसे ट्रांसफर, अब उसको क्या करना है, ऑक्सीजन को भेजना है टिश्यू के पास। तो टिश्यू के पास जब वो ऑक्सीजन को भेजेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है आपका, ठीक है, उससे ऑक्सीजन को अलग करना पड़ेगा। अलग करेगा जब तक इनकी दोस्ती टूटे ही नहीं, तो वो अलग होंगे कैसे। आया समझ में। तो इनकी दोस्ती कहाँ टूटेगी, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा कम, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा। अब जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, देखो बाकी सारी जितनी चीजें मैं अभी बताऊंगी ना वो सब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगी। जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, क्योंकि वहां होगी कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस, जैसे कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, सब रिएक्शंस हो रही हैं। तो रिएक्शंस हो रही है तो टेम्परेचर ज्यादा ही होगा, है ना। H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। अब ये H प्लस आयन कहाँ से आ रहा है, ये जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड समझेंगे ना,
वहां आपको पता चलेगा कि टिश्यू में H प्लस का कंसेंट्रेशन कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, ये सब होगा जब वो आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, सॉरी जब ट्रांसपोर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हम उसमें पढ़ेंगे। आया समझ में? अब जब H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो अब क्या होगा, अब दूसरी चीज क्या ज्यादा होगी, 2,3 बीपीजी बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ये क्या होता है, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कि आपकी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस की, उस टाइम पे बनता है, राइट। जब ग्लूकोज, पूरी प्रोसेस आपने अगर प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ी होगी तो वहां बनता है। तो ये प्रोडक्ट, क्योंकि वहां पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, ग्लूकोज टूट रहा है, तो ये भी बनेगा। आया समझ में? तो इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। ये तीनों चीज किस पे डिपेंड कर रही है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पे। आया समझ में? H प्लस का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच क्या हो जाएगा, कम, मतलब नियरली एसिडिक। आया समझ में? आया राइट शिफ्ट में क्या हुआ, राइट शिफ्ट में क्या हो रहा है कि भाई जहां पे राइट शिफ्ट होगा कहाँ हो रहा है, टिश्यू में। तो जब राइट शिफ्ट हो रहा है टिश्यू में, तो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर तो हमको पता है ऑक्सीजन का कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे बनता है। क्योंकि कैसे बन रहा है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस से, तो भाई टेम्परेचर तो ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा, आपका H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा, और 2,3 बीपीजी जो है वो प्रोडक्ट भी आपका ज्यादा होगा। क्लियर? आया समझ में? कोई भी रटने की चीज थी क्या, रटना, इन्हीं सारी चीजें समझ में आ गई हमें, है ना। अब देखो, अब इसमें ना एक इफेक्ट आता है जिसे हम बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हो आप इसे, बोहर्स इफेक्ट। तो भाई बोहर्स इफेक्ट ये बोलता है कि जब 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 PCO2 का पार्शियल प्रेशर होगा ज्यादा, या ये बोलो कि जब जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, तब तब डिसोसिएशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, या ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाएगा। आया समझ में? इसने क्या बोला कि जब जब आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन वो जहां, जब जब ज्यादा होगा, तब तब वो किसको फेवर करेगा, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन को। आया समझ में? तो बोहर में आर, राइट में आर, तो बोहर कहाँ हो रहा है, आपके राइट शिफ्ट में, बोहर इफेक्ट। क्लियर? और टी फॉर टिश्यू, टी फॉर याद होगा कि राइट शिफ्ट में क्या हो रहा था, बोहर्स इफेक्ट। राइट शिफ्ट कहाँ हो रहा था भाई, टिश्यू में। तो टिश्यू में तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, तो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो बाकी सारी चीजें ज्यादा हो जाएंगी। आया समझ में? क्लियर? नाउ अब मैं बात करती हूँ लेफ्ट शिफ्ट की। किसकी? लेफ्ट। अब हम बात करेंगे लेफ्ट शिफ्ट की। भाई अब हमारा ग्राफ जो है वो कहाँ जा रहा है, वो जाएगा लेफ्ट की साइड। क्योंकि ग्राफ कहाँ चला गया, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में मतलब लेफ्ट शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट हो रहा है भाई आपका, ये हो रहा है हमारा लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट जो है वो कहाँ होगा, एल्विलाई में, जहां पे आपका पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का होगा ज्यादा। क्या होगा, ज्यादा। तो जब पार्शियल प्रेशर ज्यादा तो बाकी सारी चीजें कम हो जाएंगी। देखो एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है। आया समझ में? पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ज्यादा CO2 का, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम, टेम्परेचर कम। मैंने कहा ना जहाँ पे सब चीजें उल्टी हो जाएंगी, तो रिएक्शन नहीं हो रही। H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कम, और 2,3 बीपीजी जो है वो भी कम, क्योंकि कोई ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रहा, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, तो ये प्रोडक्ट्स भी नहीं बनेंगे। आया समझ में? H प्लस का कंसेंट्रेशन कम है तो पीएच हो जाएगा ज्यादा, मतलब अल्कलाइन। आया समझ में? ये क्या हो गया आपका लेफ्ट शिफ्ट। क्लियर है? लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट किसे फेवर करता है, तो वो हाल्डेन इफेक्ट को फेवर करता है, कि जब जब CO2 का कंसेंट्रेशन होगा कम, या पार्शियल ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा ज्यादा, तब तब क्या होगा आपका एसोसिएशन ऑफ क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होगा, एसोसिएशन। आया समझ में? लेफ्ट शिफ्ट समझ में आ गया।
PO2 ज्यादा, PCO2 कम, टेम्परेचर कम, H प्लस का आयन का कंसेंट्रेशन कम, और 2,3 BPG भी कम। क्लियर? आया समझ में? नाउ नेक्स्ट अब हम देखेंगे दूसरी चीज। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप देखो, अभी मैंने आपको बोला था ना कि हमको ये बाद में देखना है कि भाई कैसे, जो मैंने आपको बोला था कि 15% रह गया ब्लड में और 75% चला गया टिश्यू में, है ना? ये सारी चीजें जो हमें देखनी थी, 15 नहीं 25%। हम्म अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करूं, जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, उसमें अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कितना होता है, उसकी रेंज, आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया ही होगा, सबके ब्लड टेस्ट होते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसमें दो चीजें लिखी थी कि आपका कितना हीमोग्लोबिन आया, और जो बायोलॉजिकल रेफरेंस लिखा रहता है कि इतने से इतना होना चाहिए, वेदर इट इज हीमोग्लोबिन काउंट, आरबीसी, और आपका शुगर है, जो भी चीजें हैं वो लिखा हुआ रहता है, उसमें बायोलॉजिकल रेफरेंस भी लिखा हुआ रहता है। तो आप सबको तो पता ही होगा कि अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में कितना होता है, वो होता है 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब 100 ml ब्लड अगर मैं आपका खून निकालूं, उस 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए, देन यू आर अ वेरी हेल्दी पर्सन। ठीक है? आया समझ में? कितना होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम। अब अगर मैं ये बोलूं कि 1 ग्राम, कितना, 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो कितना, अब मैंने तो 100 ml ब्लड की बात कर दी भाई, लेकिन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो कितना ऑक्सीजन लेके जा रहा है, कितना ऑक्सीजन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, तो वो होता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन कैरी कर रहा है आपका हीमोग्लोबिन? 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब मैंने बोला 12 से 16, तो अपन एक अप्रोक्स 15 ले लेते हैं, चलो। तो अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतना कर रहा है, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा? तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल मैथ्स, 1.34 इंटू 15, मतलब नियरली 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये बोला जा सकता है कि 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन आपका हीमोग्लोबिन कैरी करता है। कितना करता है? 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। आया समझ में? अब एक लाइन हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि 100 ml ब्लड गिव्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। 100 ml ब्लड जो है उसमें 20 ml होता है ऑक्सीजन, लेकिन हमारे टिश्यू को मिलता कितना है? 5। कितना मिलता है? 5 ml। ठीक है? तो कैसे, देखो हमारी एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, हम वो समझेंगे। दो केसेस होते हैं। सपोज मैं यहाँ डायग्राम, ये हो गई मेरी ब्लड वेसल, ठीक है, ये हो गया टिश्यू। सिंपल है, देखो, ब्रीथिंग जो है और बाकी जितनी भी मैं, देखो सिंपल बात है कि आप जितनी भी प्रोसेस हमारी चलती रहती, मैं अभी बात करूँ तो इसका तो ये थोड़ी ना कि मैं सांस नहीं ले रही हूँ, मैं ऑक्सीजन ब्रीथिंग नहीं कर रही, मैं तो कर रही हूँ। तो ये बात है कि जब नॉर्मल आप रेस्ट कर रहे हो, आराम कर रहे हो, आप कुछ ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो, तब क्या होता है कि देखो 20 ml ऑक्सीजन आपका ब्लड कैरी कर रहा है, ठीक है, 20 ml में से अब उसने आपके ब्लड को दिया कितना, आपके टिश्यू रेस्ट फेज में आपको ऑक्सीजन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उसने कितना दे दिया? 5 ml, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन किसको दे दिया इसने? टिश्यू को। 20 में से 5 ml किसको दे दिया? टिश्यू को। और 15 ml जो है वो कहाँ रहेगा? आपके ब्लड में ही। ठीक है? फिर जब जरूरत लगेगी तब आप ऑक्सीजन ले सकते हो। आया समझ में? लेकिन अगर आप हेवी एक्सरसाइज करो, जिम जा रहे हो, डंबल्स उठा रहे हो, इतनी हेवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तब आपको ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, राइट? अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो यू गोइंग टू फील सफोकेटेड, राइट? तो ऑक्सीजन आपको बहुत ज्यादा चाहिए। उस टाइम पे क्या होगा? ये तो हो गई मेरी रेस्ट फेज की बात।
जब मैं क्या कर रही हूँ, रेस्ट, बिल्कुल आराम फरमा रही हूँ, तब की बात। अब मैं हेवी एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, तो एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होगा, हेवी एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होगा, आपके पास है ये ब्लड वेसल, यहाँ मेरे पास है टिश्यूज। अब ये जो मेरे टिश्यूज हैं भाई, ये क्या करने वाले हैं, ये जो टिश्यूज हैं मेरे, ये करेंगे क्या, अब ऊपर से तो आपने 20 ml ऑक्सीजन भेज दी ब्लड में, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो अब ये क्या करेंगे, 15 ml ऑक्सीजन दे देंगे किसको, टिश्यू को, और 5 ml रहेगी आपके ब्लड के अंदर। आया समझ में? तो ये कब होगा, जब आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो। आया समझ में? एक्सरसाइज जितनी आपकी, देखो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा डिपेंडिंग कि आपकी टिश्यूज को कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर कब रिक्वायरमेंट है, आप कुछ ज्यादा कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा ऑक्सीजन दे देगा, 5 ml दे दिया। आया समझ में? अब मान लो आप थोड़ा उठे, आपने सोचा क्या चलो चाय बनाते हैं, हमें सुस्ती सी आ रही है, आपने चाय उठा, अब आपने थोड़ी सी मेहनत करी चाय बनाने के लिए, दूध रखा, चाय पत्ती डाली, थोड़ा सा बिस्किट निकाले खाने के लिए, तो उस टाइम में वो थोड़ा सा और ऑक्सीजन दे देगा, 10 ml कर देगा। बट वेन यू आर डूइंग हेवी एक्सरसाइजेस, तो वो आपको ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उस टाइम आपको ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। आया समझ में? तो ये क्लियर है पूरा? चलो, एनसीईआरटी की लाइंस भी क्लियर हो गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए सिर्फ इतना ही, यही तक की कहानी। इसके आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। अभी ऑक्सीजन हम डिस्कस कर चुके हैं, कल हम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आपके दो ही टॉपिक बचेंगे, दैट इज योर रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, है ना, और दूसरा क्या है आपका, डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम पीवाई यूज करेंगे हमारे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज चैप्टर के। ठीक है, सो आई होप आपको सब लेक्चर समझ में आ रहे हैं। तो एज यूजुअल प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।